हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार लेक्चर वीडियो जब अपलोड किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि लगातार बर्न के टॉपिक के ऊपर, यानी कि जो स्किन इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर होता है और जो कॉमनली हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर जो पाया जाता है, उस डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप बर्न के ऊपर अब तक की जितनी भी क्लासें आई है वो आप सब लोगों के लिए अंडरस्टेबल थी, इजीली अंडरस्टेबल हुई होंगी। अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट को अगर क्लास लेते समय कोई भी थोड़ा सा भी अगर कोई डाउट रहा है बर्न की क्लास लेते समय, या इस चैनल पे जो भी अवेलेबल क्लास है उन क्लासों को लेते समय अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। स्टूडेंट, देखते हैं एक बार कि अपने लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। स्टूडेंट, अपने लास्ट क्लास के अंदर हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे अक्यूट फेज ऑफ बर्न मैनेजमेंट। क्या पढ़ रहे थे? acute phase of burn management। acute phase of burn management। बर्न के मैनेजमेंट की अक्यूट फेज पढ़ रहे थे हम, ठीक है। बर्न के मैनेजमेंट की अक्यूट फेज पढ़ रहे, तो बर्न के मैनेजमेंट की अक्यूट फेज के अंदर क्या था? बर्न की मैनेजमेंट के अंदर अक्यूट फेज थी। उस फेज के अंदर हमने अब तक ये पढ़ा कि अब तक ये देखा है कि बर्न के मैनेजमेंट में अक्यूट फेज में कब शुरू होती है? ये शुरू होती है जब पेशेंट हिमोडाइनेमिकली स्टेबल हो जाता है, साथ के साथ पेशेंट की जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो रीस्टोर हो जाती है। कब? पेशेंट इज हीमोडाइनेमिकली स्टेबल। पेशेंट हीमोडाइनेमिकली स्टेबल हो गया आपका। दूसरा क्या हुआ? कैपिलरी परमेबिलिटी रीस्टोर। कैपिलरी परमेबिलिटी रीस्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे या इंपॉर्टेंट ये टास्क थी हमारे लिए, यानी कि थर्ड स्टेज शुरू कब हुई? जब पेशेंट हीमोडाइनेमिकली स्टेबल हो गया, पहली चीज। क्योंकि फ्लूइड की जो रिससिटेटिव फेज थी, उस फेज के अंदर हम लोगों ने क्या किया? सेकंड फेज, जिसका नाम क्या था आपका? रिससिटेटिव फेज, जिसका नाम क्या था? 1 सेकेंड स्टूडेंट, 1 मिनट बस। जो हमारी रिससिटेटिव फेज थी, उस फेज का नाम क्या था? उस फेज का नाम हम लोगों ने देखा था कि उस फेज का नाम था आपका रिससिटेटिव फेज। रिससिटेटिव फेज, रिससिटेटिव फेज के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा था कि रिससिटेटिव फेज के अंदर फ्लूइड रिससिटेशन कर रहे थे। फ्लूइड रिससिटेशन कर रहे थे, साथ के साथ हमें पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना मेंटेन करना था। ये सारे जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ वो सारे एमसीक्यू हैं, ठीक है। वो सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। प्लीज आप इन पे फोकस करिए, ध्यान रखिए, ताकि आप इनको याद रख सकें। जो इंपॉर्टेंट फ्लूइड रिससिटेशन, किसी पेशेंट के अंदर फ्लूइड रिससिटेटिव फेज या रिससिटेटिव फेज हो बर्न मैनेजमेंट के अंदर कितना फ्लूइड एडमिनिस्टर करना था, उसके लिए हमने पार्कलैंड फॉर्मूला काम में लिया कैलकुलेट करने के लिए। पार्कलैंड फॉर्मूला में हमारा रूल ऑफ 9 काम में आया था कैलकुलेशन के अंदर। साथ के साथ हमें पेशेंट का यूरिन आउटपुट मेंटेन रखना था 30 to 50 ml पर आवर। इतना यूरिन आउटपुट हमें मेंटेन रखने के लिए कितना फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, वो सारा हमने रिससिटेटिव फेज के अंदर किया, ठीक है। रिससिटेटिव फेज के बाद हम आए एक्यूट फेज में। एक्यूट फेज में आया कि पेशेंट हिमोडाइनेमिकली स्टेबल होगा, तब एक्यूट फेज में आएगा। साथ के साथ उसकी जो कैपिलरी की जो परमेबिलिटी थी वो अगर रीस्टोर हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारा पेशेंट किस फेज के अंदर आ चुका है? अब हमारा पेशेंट आ चुका है आपकी अक्यूट फेज ऑफ बर्न मैनेजमेंट के अंदर। अक्यूट फेज ऑफ बर्न मैनेजमेंट के अंदर हमने ये देखा कि बर्न की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर कहीं भी सर्कमफ्रेंशियल बर्न हो रहा हो तो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या पढ़े? उसके लिए हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ा एस्केरेटोमी। एस्केरेटोमी एक प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अंदर कौन कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन थी, कहाँ कहाँ से एस्केरेटोमी से क्यों एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट था आपका फेशियोटोमी। नेक्स्ट था आपका फेशियोटोमी। तो फेशियोटोमी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि फेशियोटोमी किस प्रकार से हमें परफॉर्म करनी है, कौन कौन से इंटरवेंशंस करने हैं आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ फेशियोटोमी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर थे। साथ के साथ हमने ये देखा वुंड की क्लीनिंग,
वुंड की क्लीनिंग देखी, हमने क्या देखा, वुंड की क्लीनिंग। तो वुंड की क्लीनिंग के अंदर हमने देखा बर्न वुंड को क्लीन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोथेरेपी। ठीक है, आई होप आप सबको हाइड्रोथेरेपी समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए हम सबको ये चीजें याद रखनी है ताकि हम हमारे एग्जाम्स के अंदर, आने वाली नोट सेट के अंदर अगर बर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, कोई डाउट होना, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वुंड के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ्ट्स लगा रहे थे, सॉरी डिफरेंट टाइप के ग्राफ्ट थे, वो हमने देखने। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अब हम नेक्स्ट हमने देखा डिब्राइडमेंट ऑफ वुंड, हमने वुंड को वॉश कर लिया, एस्केरेटोमी परफॉर्म कर ली, उसके बाद हमने क्या किया, डिब्राइडमेंट ऑफ वुंड। डिब्राइडमेंट ऑफ वुंड, तो डिब्राइडमेंट ऑफ वुंड के बारे में मैंने कल आप लोगों को 5 डिब्राइडमेंट बताए थे, कौन कौन से टाइप के डिब्राइडमेंट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है मेरी क्लासों से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली आपके डाउट को दूर किया जाएगा। डिब्राइडमेंट ऑफ वुंड के बाद आपने डिब्राइड कर दिया, वॉश अच्छे से कर लिया बर्न वुंड को। अब डिब्राइडमेंट ऑफ वुंड के बाद हमारे पास प्रोसीजर आता है वुंड क्लोजर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है आपकी वुंड क्लोजर की, आपको वुंड कैसे क्लोज करना है। वो जो स्टेप आती है वो आती है हमारे पास वुंड क्लोजर की स्टेप। वुंड क्लोजर की स्टेप में हमें कैसे काम करना है, कैसे परफॉर्म करना है, वो सारा कुछ हम देखेंगे कि वुंड क्लोजर कैसे होना है। ठीक है, वो सारा कुछ हम इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं वुंड क्लोजर की। नेक्स्ट एक्यूट फेज के अंदर जो हमारा टॉपिक है, जो क्या है, जो भी हमारा टॉपिक है, ये उसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। वुंड क्लोजर, वुंड क्लोजर, वुंड क्लोजर के लिए हम बात करें, अगर आप वुंड क्लोजर की बात करते हो स्टूडेंट, तो वुंड क्लोजर की जब हम बात करें तो वुंड क्लोजर का मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग ऑफ वुंड, क्लोजिंग ऑफ वुंड टू प्रमोट, किस लिए, टू प्रमोट हीलिंग। वुंड को प्रमोट क्यों करना है, वुंड को प्रमोट, सॉरी वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए हमें वुंड को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ताकि वुंड के अंदर जो एजेस हैं जो आपस के अंदर जुड़े हैं, एपिथेलियल टिश्यूज की ग्रोथ हो, वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स डेवलप होंगे। कोलेजन फाइबर्स वहाँ पर अगर डेवलप होंगे तो धीरे धीरे वो वुंड क्या हो जाएगा, हील होने लग जाता है। साथ के साथ वुंड क्लोजर से हम एक और काम कर सकते हैं, एक और फायदा है हमारा वुंड क्लोजर करने का। पेशेंट को वुंड अगर हम टाइम पे क्लोज करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि वुंड क्लोजर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वुंड क्लोजर हमें क्या करेगा, पहला ये क्या करेगा, प्रमोट द हीलिंग को प्रमोट करता है। वुंड क्लोजर क्या प्रमोट करता है, हीलिंग को प्रमोट करता है। हीलिंग के साथ साथ ये क्या प्रमोट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट कर पाएंगे हम। अगर हम टाइमली वुंड को क्लोज करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, इन्फेक्शन को प्रिवेंट। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट या टू मिनिमाइज या टू स्टॉप द फ्लूइड लॉस फ्रॉम वुंड। prevent the fluid loss from the wound। आप वुंड को क्लोज कर दोगे तो वुंड से जो फ्लूइड का लॉस हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। अब अगर ये फ्लूइड लॉस नहीं होगा, डेफिनेटली मेंटेन, अगर ये फ्लूइड लॉस नहीं होगा, मेंटेन द इंट्रावेस्कुलर या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम इन एन नॉर्मल रेंज, इन एन नॉर्मल रेंज। एक नॉर्मल रेंज के अंदर क्या कर पाएंगे हम, फ्लूइड के सेल के इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड को मेंटेन रख पाएंगे। तो ये वुंड क्लोजर करने के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें वुंड क्लोज क्यों करना है। ठीक है, वुंड क्लोज करेंगे तो हीलिंग को प्रमोशन मिलेगा, साथ ही साथ फ्लूइड का लॉस नहीं होगा। हीलिंग, प्रमोट द हीलिंग, प्रिवेंट द फ्लूइड लॉस,
साथ के साथ हमें क्या करना है, प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिन पे हमें फोकस करना है बर्न पेशेंट की वुंड के अंदर, ठीक है। साथ के साथ अगर हम टाइम पे वुंड को क्लोज कर रहे हैं, इट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर, प्रिवेंट द टू प्रिवेंट the development of contractures. It prevent the development of contractures. Contractures के डेवलपमेंट को भी ये वुंड हीलिंग टाइम पे अगर वुंड हीलिंग करेंगे तो प्रिवेंट करती है। किसको प्रिवेंट करती है? कॉन्ट्रैक्चर्स के डेवलपमेंट को। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए वुंड हीलिंग की, कैसे क्लोज हमें करना है, ठीक है। और वुंड हीलिंग नॉर्मली एक बर्न पेशेंट की वुंड हीलिंग या वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, वुंड को क्लोज करने के लिए हम कब करते हैं? विथिन 5 to 21 डेज आफ्टर बर्न के 5 to 21 डेज के अंदर हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? 5 to 21 डेज के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? बर्न वुंड को हमें क्या करना है? क्लोज करना है। अगर हम बर्न वुंड को टाइम पे क्लोज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? बर्न वुंड को क्लोज करने का 5 से 21 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्चर डेवलप नहीं होंगे, फ्लूइड का लॉस नहीं होगा, हीलिंग अच्छी हो जाएगी, पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन के जो चांसेज है वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? टाइम पे वुंड को क्लोज करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। कि वुंड क्लोजर क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने अभी तक आप लोगों को समझा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब वुंड को जब आप क्लोज कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है 1 मिनट के अंदर सारा एपिथेलियल टिश्यू ग्रोथ हो गई हो। तो उस एपिथेलियल की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ वुंड कवरिंग्स का यूज करते हैं हम, कुछ वुंड कवरिंग्स का यूज करते हैं। देखो अब हमारा टॉपिक वुंड कवरिंग। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वुंड कवरिंग, ठीक है। वुंड कवरिंग की अब घाव को हम किस तरीके से कवर करेंगे? अब हम घाव को, बर्न के वुंड को हम किस प्रकार से उस बर्न वुंड को कवर करेंगे? वो सारा का सारा हमारा क्या रहेगा? वो सारा का सारा हमारा रहेगा आपका वुंड कवरिंग के अंदर। कि वुंड कवरिंग हम किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे वो चीज़ हमें ध्यान में रखेंगे। तो वुंड कवरिंग हमें किस प्रकार से करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊं। अगर स्टूडेंट्स की वुंड कवरिंग कैसे करेंगे तो देखो, वुंड कवरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्केट में अवेलेबल साथ के साथ कुछ ऐसी वुंड कवरिंग्स हैं, बायोलॉजिकल हैं, बायोसिंथेटिक है, सिंथेटिक वुंड कवरिंग्स हैं, बहुत सारी कवरिंग्स आती है। उन कवरिंग्स का यूज़ करके हम बर्न वुंड को क्लोज करते हैं और हीलिंग को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो उन्हीं के अंदर देखो, पहले तो आएगी आपकी बायोलॉजिकल वुंड कवरिंग, बायोलॉजिकल वुंड कवरिंग। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट हो तो मुझे बताते रहना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बायोलॉजिकल वुंड कवरिंग के बाद आती है आपकी बायोसिंथेटिक वुंड कवरिंग, बायोसिंथेटिक वुंड कवरिंग, बायोसिंथेटिक वुंड कवरिंग आती है। बायोसिंथेटिक वुंड कवरिंग के बाद अगर हम देखें तो सिंथेटिक वुंड कवरिंग आती है। सिंथेटिक वुंड कवरिंग आती है। सिंथेटिक वुंड कवरिंग के बाद आती है आपकी चौथी आती है ऑटोग्राफ्ट वुंड कवरिंग। क्या आती है? ऑटोग्राफ्ट वुंड कवरिंग, ऑटोग्राफ्ट वुंड कवरिंग। ऑटोग्राफ्ट वुंड कवरिंग, ये वुंड कवरिंग 4 प्रकार की कॉमनली जो यूज की जाती हैं मेडिकल प्रैक्टिस में, नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर या मेडिसिन की प्रैक्टिस के अंदर। तो ये 4 प्रकार की वुंड कवरिंग्स हम यूज करते हैं, जिनके अंदर आप देख रहे हो बायोलॉजिकल वुंड कवरिंग है, बायोसिंथेटिक वुंड कवरिंग है, सिंथेटिक वुंड कवरिंग है और चौथी आपकी ऑटोग्राफ्ट वुंड कवरिंग। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल के अंदर कौन कौन सी आती हैं, बायोसिंथेटिक के अंदर क्या आता है,
सिंथेटिक वुंड कवरिंग में क्या होता है, ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल के साथ मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे सब कुछ मिलेगा। जहाँ से मेडिको नर्सिंग क्लासेज पूरी कोशिश कर रहा है कि आपका एक भी क्वेश्चन, जो जो टॉपिक मेडिको नर्सिंग क्लासेज पे कंप्लीट हुए हैं, अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा है तो मेडिको नर्सिंग क्लासेज की ये गारंटी है कि वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता और आपको आपके सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो वुंड कवरिंग्स है उनके अंदर एक एक वुंड कवरिंग को हम डिटेल के साथ पढ़ना शुरू कर दें कि कौन कौन सी वुंड कवरिंग कैसे कैसे आती हैं। ठीक है, तो पहले हम वुंड कवरिंग की बात करें तो पहली हमारी वुंड कवरिंग आएगी आपकी बायोलॉजिकल वुंड कवरिंग। पहली जो हमारी वुंड कवरिंग आएगी वो आएगी आपकी बायोलॉजिकल। पहली जो हमारी वुंड कवरिंग आएगी वो आएगी बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल वुंड, बायोलॉजिकल वुंड कवरिंग जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बायोलॉजिकल वुंड कवरिंग का मतलब है कि ये एक लाइव ऑर्गेनिज्म से ली जानी है, लाइव ऑर्गेनिज्म से ली जानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला टॉपिक आता है बायोलॉजिकल वुंड कवरिंग के अंदर। ठीक है, आर टेकन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेकन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप वुंड कवरिंग ले रहे हो तो वो वुंड कवरिंग आएगी आपकी बायोलॉजिकल वुंड कवरिंग के अंदर। अब बायोलॉजिकल वुंड कवरिंग के अंदर पहली वुंड कवरिंग आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कॉमन, सब देख चुके हैं, आई होप आप लोग इजीली इसको अंडरस्टूड कर पाओगे। पहली वुंड कवरिंग आती है आपकी, कौन सी आती है, एमनियोटिक वुंड कवरिंग। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये है आपकी एमनियोटिक वुंड कवरिंग। ये क्या है आपकी एमनियोटिक वुंड कवरिंग। अब एमनियोटिक वुंड कवरिंग है, उसके अंदर देखो एमनियोटिक वुंड कवरिंग कहाँ से ली जाएगी, एमनियोटिक वुंड कवरिंग ली जाएगी प्लासेंटा से ली जाती है। ठीक है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन फ्रॉम ह्यूमन प्लासेंटा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ह्यूमन प्लासेंटा की एमनियोटिक मेम्ब्रेन से ये ली जाती है कवरिंग, क्या की हार्वेस्टेड की जाती है, वहां से निकाली जाती है। कहाँ से ली जाती है देखो, आई थिंक दिख नहीं पा रहा होगा ये, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फ्रॉम द एमनियोटिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द ह्यूमन प्लासेंटा, ह्यूमन प्लासेंटा, ह्यूमन प्लासेंटा से ली जाती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन की, ह्यूमन प्लासेंटा मतलब प्लासेंटा, ह्यूमन प्लासेंटा की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, उसको क्या किया जाता है, उसको रख लिया जाता है, उसको हार्वेस्टेड कर लिया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है। जब भी डिलीवरी होती है हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद जो प्लासेंटा निकलता है, प्लासेंटा के अंदर जो एमनियोटिक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। तो बर्न के केस में अगर इसका हम यूज कर सकते हैं, टू कवर द बर्न वुंड। ये क्या करती है, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये मेम्ब्रेन वहाँ पे वुंड हीलिंग को क्या करती है, प्रमोट करवाती है। अब ये मेम्ब्रेन क्या करेगी देखो, ये इफेक्टिव है, प्रमोट द वुंड हीलिंग। ठीक है, इफेक्टिव एज ड्रेसिंग, इफेक्टिव एज ड्रेसिंग, जो आपकी ड्रेसिंग है उससे भी बढ़िया इफेक्ट आता है इसका। ये क्या करती है, इट प्रमोट द एपिथेलियल टिश्यू ग्रोथ या एपिथेलियल सेल ग्रोथ, प्रमोट द epithelial epithelium सेल्स ग्रोथ। एपिथेलियल की सेल्स की जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या करती है स्टूडेंट्स, प्रमोट करती है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या करती है, उस ग्रोथ को क्या करती है, प्रमोट करती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें क्या करना है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन को ह्यूमन प्लासेंटा से प्रिजर्व करना है, हार्वेस्ट निकालना है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो हमने प्लासेंटा से निकाली है उसको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करके हम उसको बर्न की वुंड को कवर करने के लिए काम में
ले सकते हैं। तो आप एक चीज़ याद रखना, एमसीक्यू आता है कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, यानी कि बर्न के वुंड को क्लोज करने के लिए कौन सी मेम्ब्रेन से यूज की जाती है, तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी यूज की जाती। याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है आप लोगों का। इमेज मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाई है ताकि आप लोगों के सामने अगर कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी डाल दे एमनियोटिक मेम्ब्रेन की कवरिंग का, तो भी आप उसको क्या कर सको, अटेम्प्ट कर सको और अपना नंबर अचीव कर सको। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नेक्स्ट जो वुंड कवरिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट वुंड कवरिंग होगी हमारी, नेक्स्ट जो वुंड कवरिंग होगी वो होगी हमारी एलोग्राफ्ट। नेक्स्ट हमारी जो वुंड कवरिंग है वो कौन सी है, एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम समझे तो ह्यूमन टिश्यू, ह्यूमन टिश्यूज। हम क्या करेंगे, ह्यूमन टिश्यू अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया, एलोग्राफ्ट मतलब सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज मतलब इंसान है तो इंसान का ही हमने क्या लिया है, यहाँ पे ग्राफ्ट लिया है। और उस ग्राफ्ट को हम कैसे यूज कर रहे हैं, बर्न की वुंड को कवरिंग करने के लिए। जैसा कि आप सब देख रहे हो, ये जो कवरिंग लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीचों बीच जो हमें देखने को मिल रही है, ये सारी कवरिंग आपकी किसकी है, ये सारी कवरिंग आपकी है एलोग्राफ्ट। ये सारी कवरिंग किसकी है, आपकी एलोग्राफ्ट की है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इमेज बेस्ड यूज करने से आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन ग्राफ्ट है वो आया कहाँ से, अब ये जो ह्यूमन ग्राफ्ट है वो आएगा आपका कैडेवर स्किन। कैडेवर स्किन, कैडेवर स्किन, कैडेवर स्किन का मतलब डेड बॉडी की स्किन निकालेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कैडेवर से स्किन निकाल रहे हो तो उसके लिए हमें क्या करनी होती है, फैमिली से कंसल्ट लेना पड़ता है। ठीक है, फैमिली से हमें क्या लेना पड़ता है, कंसल्ट लेना पड़ता है। तो कैडेवर से स्किन निकालेंगे और उस स्किन को हम क्या करेंगे, जो आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर स्किन बैंक होती है, जो क्या करती है, जो कैडेवर की स्किन है उसको निकाल करके प्रिजर्व कर दी है और बर्न के केस के अंदर वुंड को कवर करने के लिए हमें प्रोवाइड करवाती हैं। आई होप समझ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कैडेवर की जो स्किन है उसको क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे वहां से निकाल के, और उसके बाद ये कैडेवर स्किन हमें कौन प्रोवाइड करेगा, थ्रू द स्किन बैंक, थ्रू द स्किन बैंक। बैंक, स्किन की बैंक, स्किन बैंक होती है। स्किन बैंक का मतलब है कि जहां पर हम क्या करेंगे, स्किन को स्टोर करके रखते हैं। आई होप समझ आया। ठीक है, तो कैडेवर की स्किन है उसका हम यूज करते हैं। और कैडेवर कौन, ह्यूमन कैडेवर। तो ये कहते हैं सर गाय की स्किन निकाल के ले आएंगे, सुअर की निकाल लेंगे, कुत्ते की स्किन, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, ह्यूमन स्किन। एलोग्राफ्ट का मतलब है सेम स्पीसीज, सेम जाति के जंतु या एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस हैं, उनके बीच में आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ स्किन कर रहे हो। तो हमें क्या करना है, कैडेवर, ह्यूमन कैडेवर की स्किन निकालनी है, उसको हमें स्किन बैंक के अंदर क्या करना है, डिपॉजिट कर देना है। स्किन बैंक उसको क्या करेंगी, प्रिजर्व करेंगी, और वो हमें रिक्वायरमेंट होने के ऊपर हमें क्या करेंगी, बर्न के वुंड को कवर करने में हमारे लिए वो स्किन हमारे लिए यूजफुल हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब भी आप पेशेंट को कैडेवर स्किन लगा देते हो, कुछ रिस्क भी होंगे कैडेवर स्किन के, तो जब आप पेशेंट को कैडेवर स्किन लगा देते हो तो हमें क्या करना पड़ता है, वुंड एक्सुडेट को मॉनिटर करना पड़ता है। वुंड एक्सुडेट, वुंड एक्सुडेट का मतलब है पस तो नहीं आ रही, यहाँ से ज़्यादा सीरम तो रिलीज नहीं हो रहा, पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, पेशेंट के अंदर ब्लड तो नहीं निकलने लग गया। वो सारी चीज़ें हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है, वुंड एक्सुडेट की मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, वुंड एक्सुडेट की हमें क्या करनी है, मॉनिटरिंग की। भाई आपने जो कैडेवर की स्किन अप्लाई करी उसकी वजह से तो इन्फेक्शन नहीं हो गया, या फिर वहां पे कोई एक्सुडेट नहीं हुआ, मॉनिटर द इन्फेक्शन, मॉनिटर द इन्फेक्शन। हमें क्या करना है, इन्फेक्शन को भी मॉनिटर करके रखना है। इन्फेक्शन को मॉनिटर करके रखने का मतलब हमारा ये है कि वहां पर हमें ऑब्जर्व करना है,
ये चीज़ें हमें कैसे पता लगेंगी? देखो आप इस इमेज को जूम करके दिखा रहा हूँ तो एक जालीनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। स्किन हमने अप्लाई करी है वुंड के ऊपर, बट वो एक जालीनुमा है, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, ये जो पोर हैं इस स्किन के अंदर, जो हमने ग्राफ्टेड स्किन है, जो हमने ह्यूमन कैडेवर की स्किन निकाल करके इसके ऊपर अप्लाई करी है, उसमें क्या हमने पोरस बना रखे हैं, और उन पोरस से क्या होगा, आपका इन्फेक्शन भी हमें विजुअलाइज हो जाएगा। अगर कोई एक्जुडेट का फॉर्मेशन हुआ है तो वो एक्जुडेट उस पोर से क्या होगा, बाहर निकल करके आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट? आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करूँगा। दूसरा, ह्यूमन कैडेवर की स्किन आपने लगा दी, लेकिन मान लीजिए पेशेंट की बॉडी उसको अगर रिजेक्ट करती है, अगर पेशेंट की बॉडी उसे रिजेक्ट करती है तो जो रिजेक्शन होगा वो विद इन 24 आवर्स के अंदर होगा। मॉनिटर द रिजेक्शन, monitor the rejection that will occur in, monitor the rejection of skin, monitor the rejection of skin graft। स्किन ग्राफ्ट के रिजेक्शन को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। यूजुअली जो ये रिजेक्शन होता है वो होता है विथ इन 24 आवर्स, विथ इन 20। पहले जैसे लगाने के बाद जो पहले 24 घंटे होंगे उन्हीं के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, उन्हीं के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है कि बॉडी ने उस ग्राफ्ट को, जो कैडेवर की स्किन हमने लगाई थी, ठीक है, उस ग्राफ्ट को बॉडी ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्शन भी हो सकता है, ग्राफ्ट लगाते हो डेफिनेटली कोई ना कोई रिजेक्शन हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हमें क्या करना है, वुंड को अच्छे से मॉनिटर करना है ताकि वहाँ कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो हमें अर्ली डायग्नोसिस कर लें, कोई एक्जुडेट का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, वो हम पता लगा लें, क्या बॉडी ने ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया या रिजेक्शन हो गया ग्राफ्ट का, वो हमें जल्दी से पता लग जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली या टाइमली हमें क्या करना है, वुंड को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट बताता हूँ, जब आप किसी कैडेवर की स्किन किसी पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, लगा रहे हो, तो वहां पर हो सकता है कि रिस्क ऑफ ब्लड बोर्न डिजीज ट्रांसमिशन वो डेफिनेटली वहां पे प्रेजेंट होता है। रिस्क ऑफ ब्लड बोर्न डिजीज ट्रांसमिशन डेफिनेटली, क्योंकि स्किन के अंदर पेशेंट को, मान लीजिए कैडेवर को कोई ऐसी डिजीज थी जो ब्लड बॉर्न डिजीज थी, जो ब्लड के साथ फैल सकती थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ, हेपेटाइटिस थी, हेपेटाइटिस बी एक ब्लड बॉर्न डिसऑर्डर है, मैं हेपेटाइटिस की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कैडेवर को हेपेटाइटिस था, आपने कैडेवर की स्किन निकाली, स्किन को प्रिजर्व भी कर लिया, ला करके आपने क्या किया, ग्राफ्ट या भी बर्न वुंड के पेशेंट के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया, तो रिस्क है वहां पर रिस्क है कि ये जो हेपेटाइटिस बी जो आपके कैडेवर को था, वो अब इस जो पेशेंट जहां आपने ग्राफ्ट लगाया है उस पेशेंट के अंदर भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, सारी बातों का, सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। उसके साथ ही हमें क्या करना है, कैडेवर स्किन को अप्लाई करना है, यानी कि एलोग्राफ्ट का हमें यूज करना है। उस यूज करते समय इन बातों का, जो मैंने इंटरवेंशंस बताए हैं आप लोगों को, उन सारे इंटरवेंशंस को हमें क्या करना है, दिमाग में रखना है, याद रखना है, ताकि पेशेंट को हम इन सारे कॉम्प्लिकेशन से क्या कर सके, बचा सकें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया आज का लेक्चर वीडियो आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आप सबकी हेल्प करे। प्लीज डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।